क्या गए चालू है सर, धीरे धीरे बस। तो चालू है तो अपनी बात सुन रहे होंगे और क्या। क्या हो गया? चालू है सर। बीसी मतलब ईशा पूर्व, बिफोर क्राइस्ट। तो चालू है सर। शुरू करना है। जी। सबसे पहले मैं विद्यार्थी परिषद के सब हमारे सहयोगी मित्रों को हृदय से बधाई देता हूं और उनका धन्यवाद भी करता हूं कि आपने एक महत्वपूर्ण विषय पर मुझे अपनी बात रखने का मौका दिया, क्योंकि ये सच है कि जो अपने इतिहास को नहीं जानता तो फिर वो इतिहास नहीं बना सकता। मैं कई बार कहता हूं कि हमें अपनी पिछली 6 पीढ़ियों का पता ना हो तो फिर आपको आने वाली 6 पीढ़ियां कैसे याद रखेंगी। इसमें 2 प्रकार की बातें होती है, एक होती है लेखन कला और दूसरा होता है व्यक्ति का कर्म पुरुषार्थ, जो स्मृतियों को लगातार रखता है। आज हम बुंदेलखंड के इतिहास पर और उसकी संस्कृति पर चर्चा करने के लिए सब एक साथ हैं। मैं सबका धन्यवाद करता हूं। मैं शुरुआत कर रहा हूं कि हम सब कृष्ण और शिशुपाल राजा शिशुपाल जो चंदेरी के राजा थे, उनके प्रसंग को जानते हैं और मुझे लगता है कि ये एक अच्छी शुरुआत होगी इतिहास को जानने की, जो लिखित है, जिसके पास में तथ्य है, प्रमाण है और लोगों ने इसको मानवीय लिया है कि हाँ ये सत्य इतिहास है। लेकिन मैं इसके थोड़े पहले जाना चाहता हूँ। यदि मैं सागर जिले एरण की बात करूं, जिसको प्रागैतिहासिक काल का स्थान माना जाता है, वहां के जो शिलालेख हैं वो ईशा पूर्व पहली शताब्दी के हैं और उसमें जो समुद्रगुप्त का शिलालेख है जो जबल सागर विश्वविद्यालय में रखा हुआ है, सर हरि सिंह गौड़ विश्वविद्यालय सागर में रखा हुआ है, उससे उसके आगे की और पीछे के वृतांत मिलते हैं, सिक्के हैं, उनका विलेख है। मुझे लगता है कि हर जिज्ञासु को उसको एक बार जरूर देखना चाहिए। दूसरा है एरिच, जो जिला झांसी में पड़ता है। ये भी ईशा पूर्व 2री और 3री शताब्दी के शिलालेख है और जितनी मात्रा में यहाँ पर मुद्राएं मिली हैं उतनी हिंदुस्तान में कहीं पर भी इतनी मात्रा में मुद्रा नहीं मिली। और तीसरा स्थान है दतिया, जहाँ पर गुर्जरा नामक स्थान पर यहाँ पर 3री शताब्दी ईशा पूर्व एक शिलालेख मिला था। इसमें अशोक को अशोक कहा गया है। अशोक को हर समय अशोक नहीं कहा गया, 2 और 3 बार ही अशोक कहा गया है और इसलिए मैं इनका सामयिक उल्लेख कर रहा हूँ। फिर अगर गुप्त काल की बात करें, जो लगभग 480 ईस्वी से लेकर 500 ईस्वी तक जिनके राज्य करने का इतिहास मिलता है, वो भी इस क्षेत्र में रहे और उसमें समुद्रगुप्त का शिलालेख जो एरण में मिला हुआ शिलालेख है वो इस बात का प्रमाण है। फिर हम अगर दूसरी तरफ जाएं, जब बुंदेलखंड का नाम तो बाद में बुंदेलखंड हुआ है, इसलिए मैं प्रारंभिक चर्चा आपके सामने रख रहा हूं कि वास्तव में बुंदेलखंड की सीमाएं क्या हैं। बुंदेलखंड की सीमाएं नदियों से मिलती हैं। माँ नर्मदा एक तरफ थी दक्षिण की तरफ, बेतवा एक तरफ था पश्चिम की तरफ, और तीसरा टोंक जो छत्रसाल के साम्राज्य के उल्लेख में जिसका स्पष्ट उल्लेख होता है। और इसलिए नदियों के इस बीच के भूभाग पर राज करने वाले लोगों का मैं जिक्र कर रहा हूँ, जो बाद में बुंदेलखंड के नाम से जाना गया।
लेकिन यदि मैं नर्मदा की बात करता हूँ तो नर्मदा के उत्तर तट पर एक स्थान है त्रिपुरी, जो वर्तमान में तेवर जिला जबलपुर का एक गांव है। एक कलचुरी शासकों की राजधानी थी और कलचुरी शासक 250 ईस्वी से लेकर लगातार बड़े लंबे समय तक राज्य करते रहे और इसलिए इनके बारे में जानना, बुंदेलखंड के इतिहास को जानना होगा, क्योंकि कलचुरी शासकों ने वर्तमान के दबोच में तेंदुखेड़ा के पास एक आज भी 8वीं शताब्दी का उनका शिव मंदिर है, जो संकुल के रूप में एक आश्रय गाह था बड़े शिव साधकों का। आप कभी जबलपुर से नोटा की तरफ जाएंगे तो नौलेश्वर जो मंदिर कलचुरी राजाओं का बनवाया हुआ मंदिर है। इसलिए बुंदेलखंड के इस हिस्से में इनके प्रभुत्व को, इनके यश गान को आपको स्वीकार करना पड़ेगा। एक हटा के पास में रने जगह है, वहां पर भी शिव साधकों के लिए बड़ा सुंदर संकुल उन्होंने बनाया था। ये 3 ऐसे स्थान हैं जो कलचुरी शासकों के वैभव और उनके सत्ता और साम्राज्य के उल्लेख बुंदेलखंड के इस भूभाग में करते हैं। फिर उसके बाद में मुझे कलचुरी शासकों के जो पहले शासक थे वो कोकल्स प्रथम थे और उनने वहाँ जो राष्ट्र कुल के लोग राष्ट्रकूटों के साथ मिलकर लंबे समय तक गठबंधन किया। वो चालुक्यों से भी लड़े और कलचुरी की एक शाखा ने दक्षिण में भी राज्य किया। लेकिन एक सबसे महत्वपूर्ण घटना है कि जो प्रतिहार, जो कन्नौज के राजा थे, जो उत्तर भारत में राज करते थे, उनको दक्षिण में कलचुरियों ने घुसने नहीं दिया। इस नाते ये उल्लेख महत्वपूर्ण है और ये नर्मदा की सीमा महत्वपूर्ण है। फिर उसके बाद में चंदेल आते हैं। जो चंदेल और चंदेलों के बारे में इतिहासकारों में मतांतर है। पहले इतिहासकारों ने कहा कि चंदेल गौड़ जनजाति के लोग थे, लेकिन बाद में इतिहासकारों ने कहा कि वो राजपूत शासक थे। हम इस बहस में ना पड़े, लेकिन इनके जो संस्थापक थे वो नन्नुक नामक व्यक्ति थे, जिन्होंने जो चंदेल वंश है इसने 839 से लेकर 1311 ईस्वी तक राज्य किया, लगभग 500 वर्ष। और जो इनकी वास्तव में जो करने लायक जो उन्होंने किया, जिनका यश पूरे देश और दुनिया में है, उसमें खजुराहो के मंदिर हैं जो चंदेल शासकों ने बनवाए। उस पूरे बुंदेलखंड की धरती पर जहाँ पर जल का अभाव था, जो जल राशि के तालाब और जिस प्रकार की जल संरचनाएं चंदेलों ने बनवाई हैं वो विश्व प्रसिद्ध है और खजुराहो उसका उदाहरण है। और इसलिए मैं मानता हूँ कि चंदेल शासकों को हमें इतिहास के रूप में पढ़ना भी चाहिए और उनकी जानकारी लेनी चाहिए। लेकिन उस समय इस भूखंड का नाम बुंदेलखंड नहीं था, वो जयजाक भुक्ति करके इस राज्य को कहते थे, जयजाक भुक्ति। और इसलिए इसके जो राजा थे वो यशोवर्धन, धंज, विद्याधर और आखिरी राजा थे परमाल। आल्हा हम सबने सुना होगा, कभी आगे पीछे ना सुना होगा तो चर्चाएं सुनी होगी। परमाल का युद्ध राजा पृथ्वीराज से हुआ है। आल्हा और उदल उनके सेना उनकी तरफ से लड़ रहे थे और इसलिए ये कालखंड है, ये कालखंड बड़ा महत्वपूर्ण कालखंड है। और जब भी चंदेलों का राज्य का सीमांकन होता है तो उनके दक्षिण में कलचुरी राजाओं का उल्लेख होता है, जिसकी बात मैंने पहले आपसे चर्चा में की है। और इसलिए उसके बाद ये जो 400 वर्ष हैं, 1300 से लेकर 1700 ईस्वी के बीच का जो कालखंड है, इसमें मुगल आते रहे। छोटे घटक, उसमें लोधी राज परिवार थे, बहुत सारी छोटी छोटी रियासतें थी। और वहाँ पर हमें इस बात को जरूर बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा कि प्रतिहार जिनने कन्नौज पर राज्य किया, उसके पहले वहाँ बर्मा राज करते थे। प्रतिहार आपके राष्ट्रकुल और पाल जो बिहार और पश्चिम बंगाल की तरफ राज्य करने वाले राजा थे, इन तीनों के संघर्ष ने हिंदुस्तान को सबसे कमजोर किया। ये संघर्ष 200 वर्ष चला और इस कमजोरी का ही लाभ उठाकर सबसे पहले मुगल भारत की तरफ आए और वो मोहम्मद गजनबी लगातार इस कमजोरी का लाभ उठाकर सबको थोड़े थोड़े प्रतिरोध के साथ जीतता हुआ इस हिंदुस्तान में आ गया। लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि बुंदेलखंड के इस भूभाग पर जिसका मैंने जिक्र किया, इस पर लंबे समय तक कोई राज नहीं कर पाया। लेकिन इन 400 वर्षों में खिलजी भी यहाँ पर राज करके गए। और मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ में कहूँगा कि 1700 ईस्वी में जब बुंदेलाओं ने अपने आप को स्थापित करने की शुरुआत की, हेमकरण नाम के व्यक्ति ने बुंदेलाओं के साम्राज्य की शुरुआत की और जिसमें सबसे प्रतापी राजा हुए महाराजा छत्रसाल, जिनका इतिहास
बुंदेलखंड का इतिहास है और यहाँ से इस भूभाग को बुंदेलखंड कहा गया। और प्रणामी संप्रदाय के महापुरुष पूज्य स्वामी जी के आशीर्वाद से महाराणा प्रताप अपने जीवन में कोई भी लड़ाई हारे नहीं और उन्होंने राम राजा का जो मंदिर है उसको बनवाया। छत्रसाल का इतिहास मिलता है। छत्रसाल के इतिहास के बारे में मुझे लगता है कि सर्वाधिक जानकारियां बुंदेलखंड के लोगों को है और इस भूभाग का नाम तब से बुंदेलखंड पड़ा। और इसलिए छत्रसाल के समय आखिरी जो लड़ाई थी, उस लड़ाई के समय जब उनको लगा, जब उनकी आयु लगभग 80 वर्ष से ऊपर हो गई थी, तो उनको लगा कि ये लड़ाई कहीं मैं हार ना जाऊं, तो उन्होंने पेशवाओं से जो उनका गठबंधन था, तो पेशवाओं को इस लड़ाई में सहयोग के लिए आमंत्रित किया। लड़ाई जीती और उसके बाद में अपने राज्य के बराबर 3 हिस्से कर कर एक हिस्सा बाजीराव पेशवा को दिया, जो दमोह से लेकर श्रीनगर से लेकर नरसिंहपुर जिले से लेकर नर्मदा के किनारे से सारा हिस्सा था, जो बाद में पेशवाओं का अधिकार उस पर हुआ। राजा छत्रसाल ने उनको दिया। मुझे लगता है कि ये चीज़ हम जब देखते हैं तो 17वीं और 18वीं सदी तक यहाँ पर मुगल फिर नहीं आ पाए। फिर 17वीं सदी के 18वीं सदी में धीरे धीरे करके ईस्ट इंडिया कंपनी आई, अंग्रेज आए, अंग्रेजों ने अपने प्रभुत्व जमाने की कोशिश की। लेकिन मैं बड़े गर्व के साथ कहूँगा कि इस समय बुंदेलखंड का जो राज्य है उस समय वर्तमान मध्य प्रदेश नहीं है। जब महाराजा छत्रसाल का राज्य था, जिसे हम बुंदेलखंड कहते हैं, उसमें औरई, हमीरपुर, महोबा, बांदा, ललितपुर, झांसी, चित्रकूट, ये सारे जिले आते हैं। उसमें नरसिंहपुर से आता है। एक बात हमको समझनी पड़ेगी कि जो बुंदेलखंड था, जिसको महाराजा छत्रसाल के बाद में बुंदेलखंड माना गया, उसमें कुछ महत्वपूर्ण स्थान थे। दतिया और उसका किला आज भी दिखता है, झांसी और उसका किला आज भी दिखता है, कालंजेर और महोबा और छतरपुर जो चंदेलों की राजधानी थी। कालंजेर का किला अजय किला माना गया, एक बार ही वो जीता गया। महोबा का किला, छतरपुर का छत्रसाल का किला, पन्ना का किला। पन्ना में लेकिन एक किला जो आज वर्तमान में दमोह में है, मड़ियादो का किला बहुत महत्वपूर्ण किला है, जो अभी एएसआई के पास में है। लेकिन सर्वाधिक लड़ाइयाँ अगर किसी क्षेत्र में हुई तो मड़ियादो के क्षेत्र में हुई है। ये बुंदेलखंड के इतिहास का महत्वपूर्ण पड़ाव और स्थान है। कोच का उन्नाव का किला, फिर यहाँ पर तेजगढ़ और हीरापुर, ये रियासतें थी, ये बड़े केंद्र थे। और उसमें हीरापुर में और तेजगढ़ से एक ही परिवार के लोग थे। हीरापुर इसलिए है जो वर्तमान में नरसिंहपुर जिले में नर्मदा के किनारे है। राजा हृदय सहाय का हीरापुर है ये, जिसने 1842 की क्रांति शुरू की। ये बड़ी घटना है भारत की इस आज़ादी की लड़ाई में। और 1842 में राजा हृदय सहाय ने ये लड़ाई प्रारंभ की। वो हीरापुर के राजा थे। उनका जबलपुर में भी संपर्क था, जबलपुर से आना जाना। उसी समय ब्रिटिश हुकूमत ने जबलपुर को अपना केंद्र बना रखा था और इसलिए उसके बाद में इसमें एक हिंडोरिया एक महत्वपूर्ण स्थान था। रानी दुर्गावती का किला सिंगौरगढ़ ये अपराजय रहा है। ये संग्राम सहाय की मृत्यु के बाद ही वहाँ कुछ समय के लिए मुगल जा पाए, अन्यथा वहाँ पर कभी कोई सिंगौरगढ़ को विजय प्राप्त नहीं कर पाया। ये अभी दमोह जिले का हिस्सा है। मानगढ़ एक फाउंड्री जैसी थी, जो इनके शस्त्र बनाने की वो थी। पहले तालाब पड़ता है, आबादी उसके बाद है। आज भी मानगढ़ मौजूद है। मानगढ़ का किला बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। आसानी के साथ आज भी आप वहाँ पर पहुँच नहीं सकते हैं। और एक छोटा सा एक महत्वपूर्ण स्थान था श्रीनगर, जो वर्तमान में नरसिंहपुर में गोटेगांव और परमंसी के बीच में पड़ता है। यहाँ पर भी पेशवाओं को ये बाद में दे दिया गया था। ये श्रीनगर भी एक महत्वपूर्ण रियासतों में एक था। और इसलिए मैंने जिन बातों का उल्लेख किया है, ये बुंदेलखंड की भौगोलिक सीमाएं हैं। लेकिन मित्रों, मैं आपसे बड़ी विनम्रता के साथ ये कहूँगा, मैंने इतनी लंबी बात इसलिए चलाई, हजारों साल तक युद्ध करने के बावजूद भी कला, संस्कृति, लेखन बुंदेलखंड की बड़ी पूंजी रही है। आप खजुराहो के मंदिर देख रहे हैं, दुनिया उनके सामने नतमस्तक होती है। आप ओरछा के राम राजा मंदिर को देखते हैं, आस्था से लेकर वास्तु की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। अगर मैं उल्लेख करूं कि लगभग 350 साल पहले हटा के पास में एक गांव है बड़गांव, वहां पर संत जुड़ीराम एक निर्गुण संत हुए हैं। वो रेखवार समाज के थे
लेकिन उनकी जो वाणियाँ हैं उन पर अनेक रिसर्च, पौने 300 वर्ष पहले लेखन करने वाले संत चूड़ीराम आज भी निर्गुण संप्रदाय में पहले 3 लोगों में उनका नाम शुमार होता है। वो इसी बुंदेलखंड की धरती पर पैदा हुए। उसके बाद में एक बकायन की परंपरा आती है, जो वहाँ के मृदंगम की शैली है, वो बकायन की शैली ही मानी गई। और बाबा साहब पानसे जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, 125 साल हो गए हैं उस गुरु परंपरा को। वो गुरु परंपरा अनवरत है, देश की सबसे लंबी चलने वाली गुरु परंपराओं में दूसरे नंबर का स्थान देश में रखती है, और वो है बकायन की गुरु परंपरा। और इसलिए वो मृदंगम की वो शैली अपने आप में सिर्फ बकायन शैली के नाम पर जानी जाती है, कि बुंदेलखंड की कला संस्कृति का दूसरा अनूठा उदाहरण है। तीसरी बात आती है हटा और उसका किला। कुछ समय के लिए वो भी मुख्यालय रहा है, लेकिन वहाँ पर कवि रमा हुए हैं। उनकी मृत्यु पर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा था कि हम उनके सामने पासंग भी नहीं लगते हैं। ऐसे कवि रमा वो भी हटा की धरती पर हुए हैं। मित्रों, अगर हम उसके बाद अंग्रेजों से लड़ाई के इस संग्राम की तरफ देखें तो 1842 में राजा हैदर शाह का प्रारंभ किया गया आंदोलन बाद में बुंदेला विद्रोह के नाम पर जाना गया। मैं उसके विस्तार में जाना नहीं चाहता, उसमें कुछ ऐसी बातें भी होंगी जिससे कई बार लोग को कष्ट पहुंच सकता है, मैं उसमें जाना नहीं चाहता। लेकिन 1842 की क्रांति दमोह से शुरू हुई। दमोह वो स्थान है जहां पर 2 बार अंग्रेजों को हराया गया। पहली बार राजा किशोर सिंह ने, और उसके बाद में राजा दीवान स्वरूप सिंह ने। ये बालाकोट के दीवान थे, वो राजा थे। बाद में राजा किशोर सिंह का शरीर मिला नहीं, न जिंदा न मृत। मुझे लगता है कि कानपुर के बाद अंग्रेज अगर कहीं 2 बार हारे तो वो दमोह में हारे। दमोह के नाम पर भी इतिहासकारों का विभिन्न मत है। कोई कहता है कि वो दमयंती यहाँ की थी, इस नाते दमोह। और कुछ लोग इतिहासकार कहते हैं कि शिशुपाल के जो पुत्र थे वो दम घोष, वो यहाँ पर थे, उनके नाम पर दमोह पड़ा। तो शिशुपाल के राजकोट का अंतर तो समझ में आता है। मैं बुंदेलखंड की बात इसलिए कहता हूँ, अगर हम इस इतिहास को देखें तो 1842 की क्रांति में जहाँ पर बुंदेलाओं ने राजा हृदय शाह के साथ मिलकर विद्रोह किया, 1857 की लड़ाई में राजा किशोर सिंह, राजा स्वरूप सिंह और एक हमारे कर्माकर जी, वहाँ पर रघुनाथ राव कर्माकर, और उनके एक महामंत्री थे अजबदास तिवारी। फसिया नाला का कांड रोंगटे खड़े कर देने वाला इतिहास का साक्षी घटना है, जहाँ 26 लोगों को फांसी दी गई। उसमें 6 महीने के बच्चे को भी उसके साथ फांसी दी गई। वो अजबदास तिवारी के परिवार के लोग थे। जेरठ के लोधी परिवारों ने भी इस आंदोलन में भाग लिया। वो विलंब से पहुंचे और बाद में उन 13 लोगों को भी उसके साथ फांसी दी गई। इतिहास इस बात का गवाह है कि 1857 की क्रांति में बुंदेलखंड का बड़ा योगदान रहा है। लेकिन तब तक पन्ना का जो राजघराना था वो उस समय क्रांति में शामिल नहीं हुआ था। इसलिए बलिदान की परंपरा दमोह में मिलेगी, सागर में मिलेगी, नरसिंहपुर में मिलेगी, जबलपुर में मिलेगी, लेकिन वो शायद पन्ना और छतरपुर टीकमगढ़ के हिस्से में ऐसे नाम नहीं मिलते हैं। और इसलिए मुझे लगता है कि इतिहास को एक बार पलट कर देखना ये ज़रूरी बात है। एक मैं उल्लेख करना चाहता हूँ जो वर्तमान में अभी सागर जिले में दिवरी तहसील का हिस्सा है, और वो हिस्सा है कि वहाँ जो किला है वो किला है मणपिपरिया का। सबसे आक्रामक और सबसे क्रूर तरीके से जिसको दफन किया गया वो मणपिपरिया का किला है। और दूसरा उनका पास में अगर हम दिवरी में जाएं तो एक फसिया आम है जहाँ 62 लोगों को फांसी दी गई। अभी मैंने उसको छोटा सा स्मारक बनाया है वहाँ पर। मुझे लगता है कि हमें 5 लोगों को ही हम नाम ढूंढ पाए 62 में, 62 परिवारों में हम 5 लोगों को ही पते इकट्ठे कर पाए। लोगों का इतिहास मिलता नहीं। 62 लोगों को एक स्थान पर फांसी दी गई हो लेकिन उसका कोई इतिहास ना मिलता हो, ये कहीं ना कहीं हमको कमज़ोर बनाता है कि हमारी जानकारी का अभाव था या दमन इतना क्रूरता के साथ हुआ कि हम अपने लोगों के नाम और उनकी पहचान भी नहीं जान पाए। एक परिवार आता है जिसका उल्लेख और बाद में आता है, ये आज़ादी की लड़ाई में जब चंद्रशेखर आज़ाद शामिल हुए। आपको भी शायद सुनकर आश्चर्य होगा कि चंद्रशेखर आज़ाद जी की माताजी ने अपने ज़िंदगी का पूरा समय मलकापुर परिवार रैली में बिताया, और एक लंबे समय तक सिर्फ वो झांसी जब गई और वहाँ पर उनका देहावसान हुआ, पूरी जिंदगी गुमनामी में
चंद्रशेखर आज़ाद की माताजी ने रैली में बताया, बुंदेलखंड की धरती इस बात से गौरवान्वित है, गर्वित होती है कि निश्चित रूप से कहीं ना कहीं इतने लंबे संघर्ष के बावजूद भी हम अपने उत्तरदायित्वों को भूले नहीं, हम अपने उत्तरदायित्वों को पूरा करते रहे। मित्रों, एक बात इस अवसर पर मुझे जरूर कहनी है। मैं ये बात कहूँगा कि जिसका इतिहास इतना गौरवशाली हो, वो बाद में उसकी छवि क्या बना दी गई। और मुझे लगता है कि हम कभी भी गुलाम बहुत लंबे समय नहीं रहे, लड़ते रहे। वो पुरुषार्थ हमारे पास में था और वो कठोरता आज भी हमारे परिश्रम में दिखती है। लेकिन अचानक बीच में हमारे बारे में धारणाएं बदली गई। बुंदेलखंड सूखे का क्षेत्र, बुंदेलखंड पलायन करने वालों का क्षेत्र। मुझे लगता है कि ये चीज़ें कई कुछ लोगों ने शायद ये सोचा होगा इसके नाम पर कुछ पैसा आएगा और वो योजना में लग जाएगा। उस कारण से जो छवि बनाने की गलती की है, मैं इसे गलती ही कहूँगा, ये गलती थी। अभाव तो दुनिया में कई जगह पर होंगे, लेकिन क्या वास्तव में इतना अभाव था कि हम 2 टाइम की रोटी के लिए मोहताज थे? क्या हमारे नियोजन में कमी थी? जहाँ तक विंध्याचल की बात है, नर्मदा के बाजू में जब विंध्याचल चलता है तो नदियों की सारी धाराएं पश्चिम से पूर्व की ओर बहती हैं और वो बुंदेलखंड से होकर जाती हैं। क्या नहीं है बुंदेलखंड में? क्या नदियाँ नहीं हैं? नदियाँ हैं, लेकिन शायद हमने नियोजन किया होता जैसा चंदेल वंश के राजशासकों ने किया है, उसी को ही अगर हमने संरक्षित कर और बेहतर किया होता तो जल का संकट नहीं होता। शताब्दियों से उतनी ही वर्षा होती है बुंदेलखंड में जो 100 वर्ष पहले होती थी। और इसलिए मुझे लगता है कि मानवीय आधार पर हमको उन तमाम प्रयासों के प्रति अपने आप को सजगता के साथ तत्पर करना चाहिए। इतिहास को हमें बारीकी के साथ पढ़ना चाहिए। इस बीच में बहुत सारी चीज़ें दिखती नहीं है, कुछ लोगों का उल्लेख नहीं दिखता, कुछ लोगों का इतिहास में कोई सरोकार नहीं दिखता, जबकि बलिदान था लेकिन वो उसमें दिखता नहीं है। और इसलिए बुंदेलखंड के इतिहास में हम ये मोटे तौर पर जरूर माने कि हम इस भूखंड को जिसे हम बुंदेलखंड मानते हैं, वो उत्तर प्रदेश में होगा, वो मध्य प्रदेश में होगा। उसकी सीमाओं में आज का वर्तमान नरसिंहपुर जिला 2 हिस्सों में बढ़ जाता है, आधा गोंडवाना के पास चला जाता है, आधा बुंदेलों के पास, बुंदेल में और पेशवाओं के पास में रहा है, और वो साफ दिखता भी है। लेकिन मुझे लगता है कि कई बार ये ओवरलैपिंग हुई है। ये निश्चित रूप से जो लोग कहते थे कि मुगलों ने ही आर्च हमको दिया है, मैंने कहा कि सिंगोड़गढ़ का किला मुगलों के पहले बनाया गया किला है, जिस पर मुगल राज नहीं कर पाए, लेकिन आर्च तो वहाँ पर भी बना हुआ है। तो मुझे लगता है कि इतिहासकारों ने जो लिख दिया, हमने उसको आंख बंद करके स्वीकार कर लिया, ये ठीक नहीं था। बीच में किसी जब हमने पूछा कि लोग कहते हैं कि यहाँ पर रानी दुर्गावती सिंगोड़गढ़ के किले से कहाँ पर जाती थी पूजा करने, पुरातत्व विभाग को मैं चुनौती नहीं दे रहा, लेकिन पुरातत्व विभाग के रिकॉर्ड में ये स्थान नहीं था। लेकिन एक हमारे कार्यकर्ता जो पैदल नंगे पैर, जिनको सब बाबा बाबा जी कहते हैं, जैन बाबा, वो हमारे कार्यकर्ता है, वो जंगलों में घूमते रहते। तो उन्होंने कहा कि नहीं, एक स्थान है जहाँ पर शिव जी का मंदिर है, हनुमान जी का मंदिर है। और वहाँ जब मैं गया तो संयोग से तब तक मैं मंत्री बन गया था। जब मैं गया और जाकर मैंने देखा तो वहाँ हनुमान जी की प्रतिमा पहले, लेकिन हनुमान जी के पास गदा नहीं थी, हनुमान जी के यहाँ कटार खुशी हुई थी। कल्चुरी कालीन इस पूरी जगह पर जहाँ भी आप हनुमान जी की प्रतिमा देखेंगे, उसमें गदा हाथ में नहीं है, उसमें कटार बनी हुई है। और वहाँ पर शिव जी के 5 स्थान बने हुए हैं, एक देवी जी का स्थान बना हुआ है, 3 तो स्पष्ट दिखते हैं, लेकिन 2 पूरी तरह से ध्वस्त हो गए हैं। शिवलिंग इतना बड़ा, कहाँ जाती थी वो पूजा करने, वो स्थान अब मिल गया। तो मुझे लगता है कि ऐसी बहुत सारी चीज़ें होंगी जिनको हमने ढूंढने की या तो कोशिश नहीं की, या ढूंढने की कोशिश के बाद हमें और हम ठहर गए। और मुझे लगता है इस अवसर पर मैं विद्यार्थी परिषद के उन तमाम लोगों को जो राष्ट्रवाद की प्रेरणा लेकर भारत माता की सेवा में जुटे रहते हैं, मैं उनसे कहूँगा वही मंत्र जो पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय ने दिया, उपनिषद के मंत्र पर ज़रूर आगे बढ़िए और कहिए चरे वेती चले चलो चले चलो, मंजिल ज़रूर मिलेगी। बुंदेलखंड अपने स्वाभिमान का प्रतीक है। बुंदेलखंड उस स्वाभिमान की सामर्थ्य से कभी आसानी से गुलामी स्वीकार, वो लड़ते रहे, मरते खपते रहे, लेकिन अपने अस्तित्व को उन्होंने बनाकर रखा। इतिहास में स्थान मिला हो या ना मिला हो, उसकी गौरव गाथा कभी रोकी नहीं जा सकती। थोड़ी मोटी कोशिशें हम सबको करनी चाहिए। जिसने बलिदान किया है, आज भी मैं उन परिवारों को जानता हूँ। राजा हृदय साय के परिवार के पास 1 डिसमिल जमीन नहीं है। मैं
अगर मैं हमारे मणिपिपरिया के राज परिवारों की बात करूं, 1 डिसमिल जमीन उनके पास में नहीं है, वो मजदूरी कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अंग्रेजों ने सजा दी होगी, लेकिन हमने भी उनके सम्मान की चिंता नहीं की, उनने कभी मांगा नहीं, सरकार और समाज ने उनको दिया नहीं। ये कुछ खामियां हैं जिन्हें मुझे लगता है कि समाज सुधारे या सरकार सुधारे, दोनों ने किसी ना किसी को तो ये जिम्मेदारी लेनी चाहिए। तो मुझे लगता है कि इतिहास अपने आप को फिर से दोहराएगा और हम फिर से उस गरिमापूर्ण गौरवशाली परंपरा की तरफ, जहां हम अपने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अभी इस आपदा से निपट रहे हैं, जहां साधन थे वो विफल हो गए, लेकिन साधना जीतती दिख रही है। ये भारत की संस्कृति की सामर्थ्य है। हम गरीब हैं, हमारे पास आबादी ज़्यादा है और उसके बाद में स्वास्थ्य सुविधाएं कम है, लेकिन उसके बाद भी हम सफलता की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये भारतीय संस्कृति की सामर्थ्य है। ताकतवर देश जिनके पास में साधन थे, उनने किसी को 1 रुपये की मदद नहीं दी। हमारे पास साधन कम है, दुनिया जानती है, हम भी जानते हैं, लेकिन हमसे अमेरिका ने दवाइयाँ मांगी, हमने उस ताकतवर देश को भी दिया, जरूरत ब्राजील को भी दिया, आसपास के देशों को भी दिया। ये भारतीय संस्कृति है। हम प्रवृत्ति के आधार पर अपने आप को नहीं तय करते, हम संस्कृति के आधार पर तय करते हैं। ये भारतीय संस्कृति का मान ऐसे ही तपस्वी लोगों के साथ बचा रहा। बुंदेलखंड की धरती को वो स्थान नहीं मिला जो उसे मिलना चाहिए। एरण प्राग ऐतिहासिक काल का स्थान है, सारी परंपराएं वहां पर मौजूद मिलती हैं, लेकिन शायद हम वो स्थान एरण को दे नहीं सके। एरण को शिलालेख हमारे बनाए हुए नहीं है, शिलालेख हजारों साल पुराने शिलालेख हैं जो बुंदेलखंड की धरती पर मिलते हैं। 8वीं शताब्दी की चीजें तो बुंदेलखंड के कहीं पर भी मिल जाएंगी। इस अवसर पर मैं हैग्रीव की प्रतिमा का उल्लेख न करूं तो बुंदेलखंड के साथ अन्याय होगा। दमोह के पुरातत्व संग्रहालय में एक हैग्रीव की प्रतिमा है। जब मैंने पुरातत्व के लोगों से पूछा कि देश में कहाँ कहाँ हैग्रीव के मंदिर हैं, तो एक तिरुपति में हैग्रीव देवता का मंदिर मिलता है, एक गुवाहाटी से 42 किलोमीटर दूर हैग्रीव का मंदिर मिलता है, जो बीच में मिसिंग मॉन्यूमेंट में आ गया था, लेकिन अब मिल गया। मैं 3 महीने पहले गया था तो वहाँ दर्शन करके आया हूँ। लेकिन दमोह की धरती पर छोटे से संग्रहालय में हैग्रीव की प्रतिमा का होने का मतलब है कि वेदांत की सामर्थ्य को उस धरती ने छुआ पर नहीं है, उसको अनुभूत किया है। ऐसी चीजें उस जगह पर है। अभिराम राम की मूर्ति, तो ऐसी छोटी चीजें हो सकती हैं, लेकिन वो बेश कीमती है। वो भव्य भले ना हो, लेकिन उनकी दिव्यता दुनिया में अपना स्थान रखती है। उस बुंदेलखंड को मैं प्रणाम करते हुए अपनी बात को यहाँ पर रोकता हूँ और अपने सभी राष्ट्रवादी मित्रों का हृदय से धन्यवाद करता हूँ। कोई प्रश्न तो नहीं पूछने वाला है क्या? सर ये पूछ रहे हैं वैसे यहाँ पे, क्या पूछ रहे हैं? यहाँ पे लोग लिख रहे हैं, कमेंट पूछ रहे हैं, ये भी यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, और आप उनको बोल भी सकते हैं कि अगर कोई आप यदि कोई प्रश्न आपको पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं, वरना मैं आप सबका धन्यवाद करूं। यहाँ पे भी आ रहे हैं। तो ठीक है भैया, सबको राम राम।